शिक्षा और संस्कृति की आवाज़ जानी पहचानी उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय आपके लिए लेकर आया है 91.2 एफएम पर बदलते शहर की धड़कन। हेलो हल्द्वानी। हेलो हल्द्वानी एक सामुदायिक रेडियो है जिसे आप 91.2 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पर लगातार सुनते रहते हैं और इस रेडियो को आप तक लेकर आता है उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय। दोस्तों, इस रेडियो पर हम समुदाय समाज की जागरूकता के लिए, उनकी जानकारी के लिए कई तरह के कार्यक्रम लेकर आते रहते हैं। तो वहीं विश्वविद्यालय से जुड़े हुए विद्यार्थियों की जानकारी के लिए भी कई तरह के कार्यक्रम ये रेडियो लगातार लेकर आता रहता है। फिलहाल हम लेकर आए हैं एक जानकारी विश्व हृदय दिवस पर, जो कि 29 सितंबर को मनाया जाता है। तो ये दिन क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे क्या खास ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है और साथ ही इस दिन को मनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, आखिर क्या वो कारण थे जिस वजह से हम इस दिन को मनाने के लिए मजबूर हुए और कैसे हम उन कारणों को दूर कर सकते हैं, किस तरह से हम अपने हृदय को स्वस्थ रख सकते हैं, इस बारे में ये जानकारी आपके लिए लेकर आ रहे हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के गृह विज्ञान विभाग से डॉक्टर दीपिका वर्मा और मोनिका द्विवेदी। तो पेश है आपके लिए ये कार्यक्रम। 91.2 एफएम सुन रहे हमारे सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, आज हम उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के गृह विज्ञान विभाग से डॉक्टर दीपिका वर्मा और मैं मोनिका द्विवेदी यहाँ पर आपको विश्व हृदय दिवस के बारे में थोड़ा सा चर्चा करने और हृदय से संबंधित आपकी क्या जटिलताएं हैं, क्यों इस समय हृदय रोग इतने अधिक हो रहे हैं, हिस्ट्री की बात करें तो क्यों हृदय दिवस मनाने की आवश्यकता हुई, क्यों धीरे धीरे इतने ज्यादा केसेस बढ़ने लगे, कैसी लाइफस्टाइल हो गई हम लोगों की, कैसे दिनचर्या हो गई जिससे कि हमारे सबके स्वास्थ्य पे, स्पेशली हमारे जो हार्ट है या फिर जो हमारा कहते हैं आप लोग ब्लड प्रेशर बढ़ गया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, क्यों ये सारी समस्याएं हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बनती गई। तो इसी बारे में चर्चा करने के लिए हम लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। तो मैं स्वागत करती हूँ डॉक्टर दीपिका वर्मा जी का, जो हमारे गृह विज्ञान विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। तो मैम आपको बताएंगी कि कैसे इसकी शुरुआत हुई और आगे कुछ और चर्चाएं भी आपके साथ करेंगी। तो स्वागत करते हैं डॉक्टर दीपिका वर्मा का। धन्यवाद मोनिका जी। सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। हर दिन की खबरों में आजकल हम देखते, सुनते और पढ़ते हैं कि हृदय से संबंधित बीमारियां आजकल बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। इन खबरों को सुनकर हम कुछ देर अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंतित भी होते हैं, अपने परिवार या मित्रों के लिए चिंतित होते हैं, पर कुछ देर बाद सब भूल जाते हैं। पिछले 5 वर्षों में देश में हृदय संबंधित बीमारियों की संख्या 53% तक बढ़ी है। इंडियन हार्ट एसोसिएशन के अनुसार हर वर्ष 1 लाख में से 272 में मृत्यु का कारण हृदय रोग यानी हार्ट डिजीज है। तो आज की चर्चा में मैं एक छोटा सा प्रयास करूंगी और हम लोग छोटा सा प्रयास करेंगे एक जागरूक करने का उन कारकों के प्रति जो हृदय संबंधित बीमारियों की वजह बनते हैं। साथ ही संक्षेप में मैं आपको बताऊंगी कि हृदय से संबंधित कौन कौन सी जटिलताएं होती है। हमारा हृदय यानी दिल शरीर के महत्वपूर्ण अंगों में से एक है और बढ़ती हुई हृदय समस्याओं को देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने विश्व हृदय दिवस मनाए जाने का प्रस्ताव रखा। सबसे पहले सन 2000 में पहली बार विश्व हृदय दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई थी, जिसके बाद हर साल सितंबर माह के अंतिम रविवार को यह दिन मनाया जाने लगा। जिसके बाद साल 2014 से विश्व हृदय दिवस 29 सितंबर के दिन मनाया जाने लगा। विश्व हृदय दिवस का एकमात्र उद्देश्य हृदय से जुड़ी समस्याओं को कम करने के लिए लोगों को जागरूक करना है। इसके जरिए हर साल कई देशों में कई कार्यक्रमों का आयोजन कर लोगों को हृदय के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया जाता है। हमारे हृदय में कई प्रकार के विकार हो सकते हैं, जैसे जन्म दोष या अनुवांशिक दोष होना, जैसे हृदय के कक्षों में छेद होना। कुछ व्यक्तियों में हृदय के वाल्व में भी दोष होता है, जिससे रक्त के बहाव में कई प्रकार की रुकावटें आती है और रक्त का गलत दिशा में रिसाव हो जाता है। हृदय धमनी रोग होने पर खून के प्रवाह में रुकावटें आती है और हृदय आघात हो जाता है। एंजाइना पेक्टोरिस होने पर अपर्याप्त मात्रा में खून का प्रवाह होता है और व्यक्ति को अपने सीने में दर्द महसूस होता है। हृदय में संक्रमण की स्थिति में और हृदय का असामान्य रूप से धड़कना भी हृदय के विकारों में आता है। हृदय रोगों के कई कारक जिम्मेदार होते हैं। ये अनेक प्रकार के कारक हमारे हृदय के काम करने की क्षमता को भी प्रभावित करते हैं, जिसमें से सबसे पहले होते हैं व्यक्तिगत कारक। इनमें सबसे पहले है हृदय रोग का पारिवारिक इतिहास। अगर किसी व्यक्ति के परिवार में हृदय संबंधित विकार या बीमारियां पहले से होती हैं, तो हृदय के जोखिम उन व्यक्तियों में ज्यादा हो जाता है।
दूसरा कारक है लिंग, क्योंकि यह देखा गया है कि जो महिलाओं की तुलना में पुरुषों में हृदय रोगों की संभावना ज्यादा होती है। और यह भी देखा गया है कि 30 से 35 वर्ष के बीच हृदय रोगों की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। इसका अगला कारक है मोटापा। WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार दुनिया भर में 1 अरब से भी ज्यादा लोग मोटापे के साथ जीवन अपना जी रहे हैं और 2025 तक माने तो 16 करोड़ 70 लाख इसी वजह से अस्वस्थ हो जाएंगे। अगला कारक है तनाव। नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन में एक प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका व एशिया के लोगों में हृदय संबंधित बीमारियों का एक कारण है मानसिक स्वास्थ्य। कई बार देखा गया है कि तनाव की समस्या से पीड़ित लोगों में हृदय संबंधित बीमारियों का खतरा ज्यादा होता है। अगर आपको लगता है कि आप तनाव, अवसाद या एंजाइटी से गुजर रहे हैं या जूझ रहे हैं, तो तुरंत डॉक्टर से परामर्श जरूर लें, क्योंकि तनाव से हृदय संबंधित जोखिम बढ़ते हैं। कुछ लोग अधिक काम की व्यस्तता के कारण या इंटरनेट में हर वक्त कुछ न कुछ सर्च करने की वजह से कम नींद लेते हैं या कम काम करते हैं। तो ये सब भी जो हमारी आदतें होती है वो हृदय संबंधित जोखिमों को बढ़ाती हैं। बीते सालों में हृदय रोग से होने वाली मौत के आंकड़ों में विशेषज्ञों को भी हैरान कर दिया है, जिसके लिए मौजूदा जीवन शैली को जिम्मेदार माना जा रहा है। हृदय रोग को प्रभावित करने वाले कुछ व्यवहारिक कारण भी होता है जो हमारी आदतों में शामिल होता है, जैसे अत्यधिक धूम्रपान करना, शराब का सेवन करना, खाने की आदतें जैसे रिफाइंड भोजन का उपयोग, अधिक मात्रा में भोजन करना, व्यायाम न करना भी हृदय रोग के कारण होते हैं। कुछ वर्षों में जंक फूड और तले भुने भोजन का चलन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। पहले लोग सादा खाना पसंद करते थे, पर अब ज्यादा वसा और ज्यादा तेल वाला भोजन करने लगे हैं। अन्य कारकों में है मधुमेह यानी डायबिटीज, जिसकी संख्या कुछ सालों में हर आयु वर्ग में तेजी से बढ़ी है। यह बीमारी भी हृदय के रोग के जोखिमों को बढ़ाती है। अगला कारक है उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर। इसमें हृदय की संकुचन की अवस्था में रक्त वाहिकाओं में रक्त का दबाव 140 mmHg से ज्यादा और विस्तारण की अवस्था में 90 mmHg से ज्यादा रहता है। तो यह भी हमारे हृदय की बीमारियों को प्रभावित करता है। उच्च रक्तचाप वाले व्यक्तियों के कुछ लक्षण होते हैं, जैसे सिर दर्द होना, कमजोरी, चक्कर आना, बेचैनी होना, कब्ज, आंखों के आगे धुंधलापन छाना, अनियमित हृदय की धड़कन और तेज हृदय गति हो जाना। इससे बचने के लिए कम नमक का इस्तेमाल करना चाहिए, कम वसा वाला भोजन लेना चाहिए। तो बहुत आवश्यक है कि आप सब हृदय संबंधित रोगों के प्रति सचेत रहें, व्यायाम करें, अच्छी जीवन शैली को अपनाएं, हरी सब्जियों, दालों, साबुत अनाजों को अपने भोजन में शामिल करें। और अगर आपको लगता है कि आपको चिड़चिड़ापन हो रहा है, सीने में दर्द हो रहा है, लगातार सर दर्द हो रहा है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, आपकी एक या दूसरी बाहों में दर्द हो रहा है, आपको वजन से संबंधित समस्याओं का समाधान करना पड़ रहा है, तो तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। तो मोनिका जी अब आपको बताएंगी कि हृदय संबंधित अगर आपको बीमारियां हैं या रोग हैं तो कैसे आहार नियोजन करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद दीपिका जी। दोस्तों, अभी आपने सुना डॉक्टर दीपिका वर्मा ने किस तरीके से बताया आपको कि जो आपका हृदय है वो कितना महत्वपूर्ण एक रोल प्ले करता है आपकी लाइफ में। तो उसकी सुरक्षा करना, उसको सुरक्षित रखना भी हमारी बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। अगर उसमें कोई भी परेशानी होती है तो आप समझिए कि आपका पूरा जीवन ही अस्त व्यस्त हो जाएगा। जैसे आपने देखा है कई केसेस में, जैसे अटैक्स पड़ते हैं, हार्ट अटैक होता है, फर्स्ट थोड़ा माइनर होता है, सेकंड माइनर, थर्ड में आदमी की बिल्कुल जान जोखिम में हो जाती है। तो आप ये अवस्था आने ही ना दें। वैसे तो शुरुआत ही होना गलत है, लेकिन अगर आपको एक भी इंडिकेशन मिल जाता है कि इट्स टाइम टू स्टॉप, it's time to change your diet, it's time to see a doctor, तो you have to go and you have to discuss about your diet, about your routine। तो बहुत जरूरी है इस बारे में सोचना, बहुत ज्यादा सीरियस होके। तो जैसा मैम ने अभी बताया कि कैसे कैसे बीमारियां हो जाती हैं, कौन कौन से कारक होते हैं, किस बीमारी में किस प्रकार के लक्षण आते हैं। तो अगर आपको अब कंफर्म हो चुका है कि आपको हार्ट संबंधी, आपको हृदय संबंधी कोई प्रॉब्लम हो चुकी है, या फिर जैसा कि ये एक आनुवंशिक कारक भी होते हैं इसमें कई, तो अगर आपको पता है कि आपके मदर, फादर या फिर आपके जो परिवार में बड़े हैं उनको इस प्रकार की कोई दिक्कत रही है,
तो आपको शुरुआत से ही काफी कुछ आपको अपने आहार में, आपको अपनी दिनचर्या में काफी कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता होती है। अब बात करते हैं आहार की। अगर एक हृदय रोगी को किस प्रकार का आहार लेना चाहिए, किस प्रकार की उसकी दिनचर्या होनी चाहिए, तो जैसे अगर आप जानते हैं जो हमारे मेन पोषक तत्व हैं, हम पहले उन पे फोकस करते हैं। तो जैसे वसा आप ले रहे हैं जो कि इसमें नुकसानदायक हो सकती है, तो वसा जो आप लेंगे इसमें, तो जो आपकी पूरे दिन भर में जितनी टोटल एनर्जी आपकी लगती है उसका केवल 30% या फिर उससे कम होनी चाहिए आपकी इनटेक। ठीक है, अगर आपका इससे मतलब ये होता है अगर आप बहुत फिजिकल वर्क करते हैं तो आप ज्यादा वसा का सेवन कर सकते हैं, क्योंकि उस हिसाब से वो जो है डाइजेस्ट होगा। ठीक है, अगर ऑफिस वर्क है, आपने बैठे रहना है, आप जितने भी 8 आवर्स 9 आवर्स हैं अपनी सीट पे बैठे रहते हैं, तो आपको उस हिसाब से जो आपका वसा का इंटेक है वो आपको कम कर देना है, क्योंकि आपका उतना एनर्जी लॉस नहीं होना है। तो अगर वो एनर्जी यूज नहीं होगी तो फाइनली वो क्या होगी, स्टोर हो जाएगी, और वही स्टोरेज जो है आपकी कैपिलरीज पे इकट्ठा हो जाता है और फाइनली आपकी वेन्स आपकी उनको थिन कर देता है और जो आपका हार्ट स्ट्रोक होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो एक तो आपको ये करना है। दूसरा, जिन जिन चीजों से आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है, ठीक है, उन खाद्य पदार्थों को अपने भोजन से थोड़ा कट करना है, थोड़ा कम करना है। जैसे जो सैचुरेटेड फैट्स हैं या फिर जो ट्रांस फैट्स हैं उनको आप बहुत कम करिए, 7% से भी कम, 5 to 7% उनको लीजिए। इससे ज्यादा आपको उनका पहले तो हो सके तो अवॉइड कीजिए। जितने भी सैचुरेटेड फैट्स हैं जैसे घी है, वनस्पति घी है, तो इन चीजों को बिल्कुल हटाइए। केक, पेस्ट्री, इन चीजों को अपनी लाइफ से थोड़ा सा कट करिए। इसके अलावा अगर आप अनसैचुरेटेड फैट लेते हैं तो वो आप कितना ले सकते हैं, जो कोलेस्ट्रॉल का अगर अनसैचुरेटेड फैट के रूप में आप लेना चाह रहे हैं तो उसको 200 mg पर डे आप ले सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा वो भी नहीं लेना है, क्योंकि वो भी आपका फिर नुकसान करेगा। ये तब है जब आपको पता चल चुका है कि आपके साथ प्रॉब्लम हो रही है या आपकी कोई ऐसा हेरिडिटिकल कोई प्रॉब्लम है, तो आपको अपना आहार इस प्रकार से चेंज कर लेना है। दूसरा, आपको अपना बॉडी वेट पे बहुत ध्यान देना है। अगर आपका बॉडी वेट बढ़ा है तो रेगुलर एक्सरसाइजेस करनी है, वॉक करना है, तो ताकि जो बॉडी वेट है वो आपका कंट्रोल रहे। और जैसे वसा पे हम बात कर चुके हैं, तो जो सैचुरेटेड फैट्स हैं, ठीक है, तो उनको आप बिल्कुल कम कर दीजिए, ना के बराबर आपने उनको लेना है। जैसे घी है, मक्खन है या डालडा है, इसके अलावा जो केक, पेस्ट्री जैसे मैंने आपको बता दिया है, ये सब आपको बिल्कुल नहीं लेने। इसकी जगह क्या ले सकते हैं आप, जो आपके अनसैचुरेटेड फैट्स हैं, असंतृप्त वसा कहते हैं उन्हें। वो कौन कौन से होते हैं, जैसे सनफ्लावर है, उसका ऑयल ले सकते हैं, मक्के का तेल ले सकते हैं, सोयाबीन, तिल का तेल। आप अपने खाने में उन जो सैचुरेटेड फैट्स हैं उसको हटा के आप उनकी जगह क्या ले सकते हैं, अनसैचुरेटेड फैट्स ले सकते हैं, जिससे कि आपका जो कोलेस्ट्रॉल है वो कंट्रोल में रहे। इसके अलावा जो बिल्कुल अवॉइड करने हैं आपको, अंडे की जर्दी, मक्खन, क्रीम, पनीर, मांस, चॉकलेट, केक, ये सब चीजें आपको अपनी लाइफ में मिनिमम पे ले आनी है, ताकि जो आपका स्टोर हो रहा है फैट, वो स्टोर होना आपका कम हो। तो फाइनली क्या होगा, जब फैट आप इंटेक कम करेंगे तो जो बॉडी में फैट इकट्ठा है वो आपका कंज्यूम होना शुरू हो जाएगा। तो इससे धीरे धीरे आपका जो हार्ट स्ट्रोक रिस्क है वो भी लोअर हो जाएगा। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स में जो आपकी डायरेक्ट शुगर्स हैं, जो सिंपल शुगर्स हैं जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, इनको बिल्कुल मिनिमम कर देना है। ठीक है, इसके अलावा इसमें आपने क्या करनी, कॉम्प्लेक्स जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनको आप ज्यादा लीजिए। जैसे कौन से, होल ग्रेन्स जितने होते हैं उनको आप लीजिए, आप साबुत दालें लीजिए और ग्रीन वेजिटेबल्स, हरी पत्तेदार सब्जियां लीजिए। इसके अलावा कच्चे या बिना छिले फल का सेवन ये आप कर सकते हैं, ये आप के लिए बहुत फायदेमंद रहेंगे। तो इस तरीके से आप अपने आहार में थोड़े बहुत चेंजेस करके, ये हो सकता है आपको दवा की जरूरत ही ना पड़े, तो आप अपने आहार से भी आप अपने जो बीमारी है, आपकी परेशानी है, उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा आपने सुना होगा एक सुबह सुबह लहसुन का सेवन बहुत अच्छा माना जाता है, आयुर्वेदिक चिकित्सा में भी आता है। तो सुबह सुबह लहसुन खाने की आदत डालिए, उससे भी आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत कंट्रोल हो जाता है। अब अगर आप हार्ट पेशेंट हैं तो आपको अपने इसमें क्या करना है, एक तो सोडियम इंटेक कम करना है। ठीक है, देखा होगा आपने, जो हार्ट पेशेंट होते हैं उनको डॉक्टर अक्सर ही सलाह देते हैं कि आप सॉल्ट कम लीजिए, क्योंकि सॉल्ट में क्या होता है, सोडियम, NaCl, सोडियम क्लोराइड है, जो कि सोडियम और क्लोरीन, तो सोडियम का इंटेक आपको कम कर लेना है। इसके अलावा कम किस प्रकार से करना है, इसका भी एक वो है, अगर आप बहुत मिनिमम रिस्क पे हैं तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, 2 से 3 ग्राम तक सोडियम आप एक दिन में ले सकते हैं। अगर आप मीडियम रिस्क में हैं तो आप 1 से 2 ग्राम तक ले सकते हैं, लेकिन अगर आप बहुत सीवियर उसमें है, रिस्क में है, तो आप 1 ग्राम से भी कम सोडियम एक दिन में ले सकते हैं। तो सोडियम का इंटेक आपको बहुत मिनिमम करना है। और इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो खाने में आप नमक बहुत मिनिमम कर दीजिए तो आपका इंटेक कम हो जाएगा। इसके अलावा जिन चीजों में सोडियम होता है उनका भी आप
सेवन कम कर देंगे। इसके अलावा जिन चीजों में सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे हम बेकिंग सोडा कहते हैं, अगर वो यूज हो रहा है तो उनका भी आप इंटेक ना करें। जैसे आपके एक पेस्ट्री बेकरी प्रोडक्ट्स जितने होते हैं उनमें आपका बेकिंग सोडा होता है, तो उसके थ्रू भी आपके पास सोडियम जा सकता है। तो आपको करना क्या है कि बेकरी प्रोडक्ट्स भी बिल्कुल माइनस कर देने हैं अपने डाइट में से। अब देखिए कौन कौन से पदार्थ बिल्कुल वर्जित हैं जो आपने बिल्कुल नहीं खाने हैं। वो क्या है? जैसे कि बहुत ज्यादा गाढ़े दूध, जैसे रबड़ी वगैरह बना देते हैं, बर्फी, पेड़ा, जिनमें कि हाई कार्बोहाइड्रेट हाई फैट लेवल होता है, ये आपको बिल्कुल अवॉइड कर देने हैं। क्रीम है, आइसक्रीम है, ये सब बिल्कुल अवॉइड करने हैं। और डीप फ्राइड प्रोडक्ट्स जैसे समोसे, पूरी, पकौड़े वगैरह सब बिल्कुल आपने अवॉइड करने हैं। इसके अलावा लिवर, किडनी, जैसे आप लोग अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो इन चीजों को भी आप लेना अवॉइड करें। और अंडे की जर्दी, ये भी अवॉइड करिए। और स्पेशली अल्कोहल अगर आप लेते हैं तो अल्कोहल तुरंत छोड़ दें, क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा नुकसान करेगी। तो ये छोटे मोटे परिवर्तन अगर आप डाइट में कर लेंगे तो आपको जो दवाइयों की जरूरत है वो थोड़ा कम हो जाएगी। इसके अलावा कुछ पदार्थ ऐसे जिनको आप पूरा बंद नहीं करना है, लेकिन थोड़ा कम कर लेना है। जैसे दालें हैं, मैक्रोनी, पास्ता, नूडल्स, ब्रेड, बिना मलाई का दूध, ये आपको लेना है बट थोड़ा लिमिटेड अमाउंट में लेना है। मछली है, आलू, शकरकंद, इन सब में कार्बोहाइड्रेट होता है, तो थोड़ा आपको कार्बोहाइड्रेट भी अपना इंटेक कम कर देना है। क्योंकि होता क्या है कि एक बीमारी दूसरी बीमारी को लेके आती है। अगर आपको ये प्रॉब्लम्स हैं, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, अगर आपकी बॉडी में फैट कलेक्शन हो रहा है तो बहुत चांसेस हैं आपको यहाँ पे से डायबिटीज भी हो जाए। ये आपने देखा होगा कि एक पेशेंट जो हाई कोलेस्ट्रॉल से पीड़ित है वो डायबिटीज से भी पीड़ित होता है। तो ये सारी बीमारियां आपस में इंटरकनेक्टेड होती है। तो एक चीज को अवॉइड करें, खाने में अपना थोड़ा सा कंट्रोल अगर हम कर लें तो ये सारी बीमारियां से हम दूर रह सकते हैं। इसके अलावा जो अच्छे से लेनी है, जो प्रचुर मात्रा में लेनी है, वो क्या लेनी है आपने? ग्रीन वेजिटेबल्स अच्छे से लीजिए, खूब लीजिए। केवल एक उन सब्जियों को थोड़ा सा अवॉइड कर दीजिए जिनमें सोडियम लेवल थोड़ा हाई होता है, क्योंकि सोडियम आपका फिर से ब्लड प्रेशर बढ़ा सकता है। तो इन कौन सी सब्जियां हैं वो भी आप थोड़ा सा सुन लें। पालक, चौलाई, धनिया, फूल गोभी और मूली, इनको थोड़ा सा अवॉइड करें। बाकी सारी सब्जियां आप आराम से खूब खाएं। सूप पीजिए, सैलेड खाइए, छाछ पीजिए, नारियल पानी फुल ऑफ मिनरल्स, बहुत हेल्दी होता है, इसको पीजिए। लहसुन खाइए, मैंने बताया सुबह लहसुन खाने से आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल होता है। प्याज खाइए, ठीक है। तो ये सब चीजें आप अच्छे से खाइए। तो इससे आपको क्या होगा कि अगर आप थोड़ा सा अपनी डाइट में चेंज कर लेंगे तो जो आपकी आगे आने वाली बहुत बड़ी बड़ी परेशानियां हैं वो कम हो जाएंगी। और शायद एक दिन ऐसा आ जाए जब हमें इस टाइप के कोई दिवस में आने की जरूरत ही खत्म हो जाए, क्योंकि सब हेल्दी होंगे, सब अवेयर होंगे। तो ये शायद इस तरीके से अवेयरनेस फैलाने की आवश्यकता खत्म हो जाएगी। तो मैं अपनी बात को यहीं पे खत्म करती हूँ और आप सभी का धन्यवाद, डॉक्टर दीपिका वर्मा का धन्यवाद। आप सभी को आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए शुभकामनाएं। थैंक यू।